हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट में आर्की बैक्टीरिया खत्म किया है। मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने पहला मेंबर आर्की बैक्टीरिया पूरा डिटेल उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम तक एक्सप्लेन कर दिया है ना। आज के क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह है यू बैक्टीरिया। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका हैबिटेट कैसा होता है, उनका साइज क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आपको यू बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब कुछ डिटेल हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको सर्च करना होगा और उसका जवाब ढूंढ के हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके दो फायदे होंगे। एक तो पहला कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा आपको यह फायदा होने वाला है कि जब आप किसी चीज को खुद ढूंढोगे, खुद उसके बारे में सर्च करोगे, तो वो चीजें आपको कभी भूलने वाली नहीं है। तो इसके दो फायदे आपको समझ में आते हैं, है ना। वो आपके लिए आसान भी होगा, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, पढ़ाई करनी है तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। अगर यू बैक्टीरिया के बारे में समझो तो यू बैक्टीरिया के बारे में हमने बोला था कि मोनेरा किंगडम किसके वजह से जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बैक्टीरिया। और हमने ये लिख के दिया था पहले ही लेक्चर में कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, यानी कि अगर मोनेरा को कोई किसी के वजह से जानता है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से। तो आप समझिए कि बैक्टीरिया इस मोनेरा किंगडम का क्या है, हीरो है या दूल्हा है, जो भी आप समझो। क्लियर है ना। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो ये टर्म है, सबसे पहले ये जो टर्म है बेटा, इसको क्वाइन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एरनबर्ग। तो लिख लीजिएगा, टर्म वाज क्वाइंड बाय, साइंटिस्ट का नाम है एरनबर्ग, है ना। तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये नाम दिया था यू बैक्टीरिया। एक्चुअल में यू बैक्टीरिया सबसे पहले किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने। और एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने कहां पे देखा था, तो जो टूथ स्कम होता है ना, उसमें देखा था और उसका नाम दिया था एनिमलक्यूल। पहली बार जो रेनी वाटर होता है, रेन वाटर होता है उसके अंदर, और उसके बाद टूथ स्कम में देखा था ल्यूएनहॉक ने और उसका नाम दिया था एनिमलक्यूल। तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन rainy water and in tooth scum, है ना, and named by Leeuwenhoek, ठीक है, and named it, इसका क्या नाम दिया था, ये पूछता है आपसे, नाम इसका जरूर लिख लीजिएगा, एनिमलक्यूल। तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया, है ना। छोटा सा जानवर या छोटा सा जंतु बोल सकते हो आप उसको। तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट। पहला जो टर्म है वो एरनबर्ग ने दिया, और जो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक थे। दूसरी चीज यहां पे मैं आपको बता दूं कि पूरे बैक्टीरिया के मेंबर्स को जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोलॉजी। तो याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी वह फील्ड है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया हमें दिखाई देंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, लॉजी मतलब स्टडी। तो जितने बैक्टीरिया उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। पास्चुराइजेशन, जिसमें हम लोग किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस है जिसमें मम्मी लोग दूध गर्म करती हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्यों करती हैं, लेकिन करती हैं, जिससे बैक्टीरिया कभी ग्रो नहीं होता है और वो दूध हमारा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बाकी हम लोग इसमें अब डिटेल आते हैं, ये तो रही स्टार्टिंग की बातें। तो बैक्टीरियोलॉजी वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन को लेकर के, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अगर आप बात करो, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का हम किसके बेसिस पे करने वाले हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप किसी बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना चाहोगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। देखने में वो क्या हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकली आपको अलग अलग दिख सकते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है कोकाई, है ना, या इसी को बोलते हो कोकस। तो कोकस टर्म हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, कोकाई टर्म हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक्चुअल में कोकाई का मतलब होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, अगर बैक्टीरिया गोल है तब उसको नाम दिया जाता है कोकस या कोकाई। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ रहा है, मतलब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इस तरह का। क्लियर है? अब ये क्या है? सिंपल है तो कोकस है ना। अगर ये यही ऐसे दिखाई देता है, चेन में दिखाई दे, एक डबल दिखाई देता है, तो अगर दो हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? डिप्लोकोकस। तो इसको आप बोल सकते हो डिप्लोकोकस। ऐसे ही अगर वो चैन के फॉर्म में है तो आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऐसे अगर वो चैन के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, एक लंबा सा चैन के फॉर्म में है, तो इसको आप नाम देते हो स्ट्रेप्टोकोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है। अगर मान लीजिए अंगूर के गुच्छे के जैसे आपको अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे, बिल्कुल, तब इसके लिए एक अलग टर्म यूज होता है, इसको आप बोल सकते हो स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। तो ये सारे टर्म हैं जिनको आपको जानना है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ऐसे ही जो दूसरा टाइप है, ये तो रहा पहला टाइप जो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है। दूसरे की अगर आप बात करो तो उसको आप बोल सकते हो बैसिलस। तो जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं, या इसी को बोलते हो बैसिली, है ना। एक्चुअल में बैसिलस या बैसिली का मतलब होता है क्या? इलोंगेटेड इन शेप, है ना, रॉड शेप्ड। तो रॉड शेप्ड अगर बैक्टीरिया आपको दिखाई देता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है क्या? बैसिलस या बैसिली। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये इस तरह के ये बैक्टीरिया अगर आपको दिखाई देते हैं इस तरह से, तब इसको आप बोलते हो क्या? बैसिलस या बैसिली। तो ये आपको बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये चीजें। ये सब क्या है? बैसिलस या बैसिली। इसमें भी क्या होगा? डिप्लोबैसिलस है ना, इसमें भी चैन होगा तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये सब कुछ नाम आपको याद रखना है। अगर वो दो है तो डिप्लो टर्म यूज होगा, अगर वो चैन के फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टो यूज होगा, और अगर वो गुच्छे के जैसे दिखाई दे रहे हैं तो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो टर्म यूज होता है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप देखते हो इसको, तो बैसिलस के बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर आता है वो होता है स्पाइरलम या स्पाइरल, है ना। तो जो हेलिकल बैक्टीरिया है, स्पाइरली अरेंज्ड है, मतलब स्पाइरल आपको दिखाई दे तो ऐसे बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है स्पाइरलम। जैसे मान लीजिए ऐसे, अब ये जो बैक्टीरिया है आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइरलम बैक्टीरिया। तो तीसरा स्ट्रक्चर आपको ये ऐसा दिखाई दे सकता है। अगर फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात करो तो चौथा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कॉमासेप्ट। कॉमासेप्ट या कॉमासेप्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? विब्रियो। विब्रियो। तो विब्रियो बैक्टीरिया यानी कि कॉमासेप्ट बैक्टीरिया। अब इसमें अगर आप बोलो तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल इस तरह से, है ना। इस तरह से बैक्टीरिया अगर आपको दिखाई देता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं क्या? कॉमासेप्ट या विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो टोटल क्लासिफिकेशन अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम करते हैं तो चार हमें दिखाई दे रहा है। पहला हमारा आता है कोकस, दूसरा आता है बैसिलस, तीसरा आता है स्पाइरलम और चौथा आता है विब्रियो। ये चारों क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोकोमोशन के बेसिस पे चल करके इसको क्लासिफाई करें तो कितना क्लासिफिकेशन होगा। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं, तो इसको मिटा दीजिएगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं लोकोमोशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कोई भी बैक्टीरिया या तो वो मोटाइल हो सकता है या तो वो नॉन मोटाइल हो सकता है। मतलब बैक्टीरिया को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो सकता है मोटाइल बैक्टीरिया
जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है वो हो सकता है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब वो कहीं नहीं जाएगा, एक जगह पड़ा रहेगा। तो यहां पे एक टर्म यूज होता है जो अक्सर करके आपने सुना होगा, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम, ऐसा टर्म आपने सुना होगा। और ट्राइकोम का एक्चुअल में मतलब होता है हेयर लाइक या हेयरी स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो उसके लिए टर्म यूज होगा ट्राइकोम। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं ट्राइकोम का क्या मतलब है। अगर वो मोटाइल होगा तो तीन तरीके से मूवमेंट कर सकता है, या तो वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करेगा, है ना, या तो वो एक तो रोलिंग मूवमेंट होता है, एक ग्लाइडिंग होता है। तो एक रोलिंग मूवमेंट भी ये क्या करता है, शो करता है। तो रोलिंग मतलब नाचते हुए जाना, ग्लाइडिंग का मतलब इस तरह से। तो इसको हम लोग ग्लाइडिंग बोलते हैं, इसको हम लोग रोलिंग बोलते हैं। ये क्या है, बिना फ्लैजेला का मूवमेंट होता है। और इसी में मोटिलिटी में एक दूसरा भी टाइप है जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड। तो अगर फ्लैजिलेटेड होगा, फ्लैजिला का मतलब ये है ट्राइकोम, है ना, तो फ्लैजिलेटेड होगा तब वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करेगा। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ग्लाइडिंग और रोलिंग करता है ना। जो नॉन मोटाइल है बेटा ये क्या है, सेडेंटरी है। सेडेंटरी मतलब कहीं मूव नहीं करेंगे, एक जगह पे पड़े रहेंगे। अब थोड़ा समझने वाली बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तो बिना फ्लैजिला वाले हैं, तो अगर ये दोनों बिना फ्लैजिला वाले हैं तो इनके लिए टर्म यूज होता है ए ट्राइकस। इसके लिए टर्म यूज होता है ए ट्राइकस। ए का मतलब होता है विदाउट, ट्राइकस मतलब हेयरी अपेंडेजेस। जब बैक्टीरिया के अंदर कोई हेयरी अपेंडेजेस नहीं है तो उस कंडीशन को अपन लोग बोलेंगे क्या, ए ट्राइकस। स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया का कुछ ऐसा सिंपल दिखाई देगा, है ना। ये इसका बॉडी है, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। फ्लैजिलेटेड में मान लीजिए कि अगर बैक्टीरिया केवल एक ही, मतलब ये बैक्टीरिया की बॉडी है और इस बैक्टीरिया की बॉडी में केवल एक ही तरफ ऐसा एक फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं मोनोट्राइकस। तो इसको आप नाम देते हो मोनोट्राइकस, है ना। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ट्राइकस मतलब हेयरी अपेंडेज। सिंगल फ्लैजिला से अगर मूव कर रहा है तो मोनोट्राइकस। ऐसे ही अगर हम लोग ऐसा बना दे बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया के दोनों तरफ एक एक मूछे लगा दें, है ना, तो अगर दोनों तरफ उसके फ्लैजिला है तो इसको क्या बोला जाएगा, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, है ना। तो एम्फीट्राइकस का मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया के दोनों साइड में क्या हो जाए, वो हेयरी अपेंडेजेस आपको दिखे, तब उसको बोलते हैं क्या, एम्फीट्राइकस। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसमें अगर बंच ऑफ फ्लैजिला, अगर बहुत सारे फ्लैजिला एक साथ एक ही साइड में प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अगर पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, अब बंच ऑफ फ्लैजिला एक ही साइड में प्रेजेंट है, तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा। अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और दोनों साइड में बंच ऑफ फ्लैजिला है तो इसके लिए क्या यूज होगा, है ना। और एक है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और इसकी पूरी बॉडी पे ही फ्लैजिला है, पूरी बॉडी पे ही फ्लैजिला है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगा, ये भी आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा कि अगर उसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है तो इसके लिए टर्म यूज होता है पेरीट्राइकस। तो इसके लिए टर्म यूज होता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब ये होता है कि जब उसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला हो। अगर उसके दोनों साइड में फ्लैजिला है तो उसके लिए टर्म यूज होता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब उसके दोनों साइड में क्या है, बंच ऑफ फ्लैजिला है। और अगर केवल एक साइड में बंच ऑफ फ्लैजिला है तो इसके लिए टर्म यूज होता है सीफेलोट्राइकस। तो सीफेलोट्राइकस का मतलब बंच ऑफ फ्लैजिला केवल एक साइड में प्रेजेंट है, तो सीफेलोट्राइकस। तो ये क्या हो गया, ए ट्राइकस पहला, दूसरा मोनोट्राइकस, तीसरा एम्फीट्राइकस, चौथा सीफेलोट्राइकस, पांचवा लोफोट्राइकस और छठवां पेरीट्राइकस। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन या फ्लैजिला पूरे बैक्टीरिया को क्लासिफाई हमने कर दिया है कितने ग्रुप के अंदर, 6 ग्रुप्स के अंदर। अब इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम बना करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहीं पे हम लोग दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग साइज की बात करें, साइज, बैक्टीरिया के साइज की अगर आप बात करते हो तो इसका साइज छोटा से छोटा होगा, है ना, बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज होता है, तो मुश्किल से 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो साइज लिख लीजिएगा 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर साइज डायमीटर में ये
आपको मिलेंगे। इसके अलावा अब हम बात करने चल रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को लेकर के। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी कि ये क्या स्ट्रक्चर है, पक्का? चलिए बना लीजिएगा इसको, हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा दिखता है, उसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बात करो तो एक्चुअल में कोई भी बैक्टीरिया के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, है ना। सबसे पहला स्ट्रक्चर में आ जाएगा इसका सेल एनवलप। तो पहली चीज हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं वो है इसका सेल एनवलप। एक्चुअल में सेल एनवलप का मतलब जो सेल की पूरी कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, सेल एनवलप। अब इसमें सेल एनवलप में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो आप इसमें कंसीडर क्या करोगे, सेल वॉल। तो पहले नंबर पे इसमें आपको मिलेगा जो सबसे ऊपर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे ऊपर की तरफ आपको एक लेयर मिलता है जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे नंबर पे इसमें आपको मिल जाएगा क्या, सेल वॉल। तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को क्या मिलेगा, सेल वॉल। तीसरे नंबर पे आपको इसमें क्या दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअल में ये 3 चीजें हैं जो आपको समझ में आनी है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, सेल एनवलप। क्लियर? दूसरे नंबर पे जब हम कंसीडर करेंगे तो दूसरे नंबर पे आप क्या इसमें देखोगे, साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। तो सेकंड इसमें चीज आ जाती है साइटोप्लाज्म, है ना। और तीसरी चीज जो इसमें आप कंसीडर करोगे वो है क्या, एपेंडेजेस, यानी कि हेयरी एपेंडेजेस आप बोल सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा एपेंडेजेस। तो एक्स्ट्रा एपेंडेजेस में क्या है, एक्स्ट्रा एपेंडेजेस का मतलब जिसके थ्रू या तो वो मूव करता हो या फिर मोटाइल होता हो, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें भी आप 3 नाम लिखेंगे। पहला जो होता है वो होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम डिटेल देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पिलाई। पिलाई क्या होता है ना। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फिम्ब्री। अक्सर करके बच्चे फिम्ब्री और पिलाई को सेम समझते हैं, लेकिन बेटा ये सिमिलर नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर में बात करेंगे कि कैसे ये अलग है। साइटोप्लाज्म में मैं आपको बताऊंगा कि साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बोला वो सब कुछ आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगे। मीजोजोम, क्रोमेटोफोर, जेनेटिक मटेरियल, है ना, राइबोसोम्स, ये सब कुछ आपको साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 3 ऐसे पार्ट हैं जो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को तैयार करेंगे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इन्हीं तीनों कंपोजिशन से मिलकर के बनेंगे। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिटेल में, डायग्रामेटिक। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। अब अगर हम बोलें तो आप यहां पे देख सकते हो, मान लीजिए मैंने ये बैक्टीरिया बनाया है ना। अब ये बैक्टीरिया है, थोड़ा समझिएगा इसको। इस बैक्टीरिया के ऊपर, ये हमको लगता है थोड़ा सा सीधा नहीं बना है, इसको सीधा बनाते हैं। ये मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये तो इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी आ जाओ, ये मान लेते हैं इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे इन फोल्डिंग दिखाई देंगे। इन फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, मीजोजोम्स। तो इन फोल्डिंग को आप क्या बोलते हो, मीजोजोम्स, है ना। ये फोल्डिंग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे लग रहा है, लेकिन नहीं, ये फोल्डिंग जो इनर फोल्डिंग दिखाई दे रही है एक्चुअल में मीजोजोम्स है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं, है ना। इसके पूरे बॉडी के अंदर जब आप देखेंगे तो पूरा ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो इसकी बॉडी में पूरा साइटोप्लाज्म है ना। इसके अंदर बहुत बड़ा सा एक न्यूक्लियोइड आपको दिखाई देगा। तो ये आप देख लीजिए, न्यूक्लियोइड पूरा दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सर्कुलर नेचर का। तो इसका डीएनए जो होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा, इस डीएनए के अलावा एक और
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। इसके अलावा सिंगुलर स्ट्रक्चर में आपको कुछ राइबोसोम्स मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूं। राइबोसोम्स हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। राइबोसोम्स आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं बोला जाता है। ये तो हो गया इसका मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका सेल वॉल। तो इसको हम लोग सेल वॉल कंसीडर करते हैं। अब इसके ऊपर एक और लेयर आपको दिखाई देगा, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये आपको एक रेगुलर लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। तो एक्चुअल में 3 लेयर की बात मैंने की है। एक आपका हो गया ये ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। दूसरा जो इसमें लेयर है उसको अपन लोग बोल रहे हैं क्या, सेल वॉल। और तीसरा जो लेयर है अंदर की तरफ वो है क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअल में 3 बातें हमने की। हमने ये भी बोला आपसे कि ये तीनों मिलाकर के हम लोग नाम देते हैं क्या, सेल एनवलप। तो इन तीनों को मिलाकर के आप बोलते क्या हो, सेल एनवलप। पक्का क्लियर है ना। अंदर की तरफ आओगे तो ये पूरा जितना लिक्विड पार्ट भरा हुआ है सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर। जो फोल्डिंग दिखाई दे रही है, इनर फोल्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीजोजोम, है ना, मीजोजोम। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है मीजोजोम। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग डिटेल भी बात करेंगे कि क्या क्या इसका बेसिक फंक्शन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब ये होता है जो न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। तो जो भी न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होंगे उनको अपन लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोइड। याद रखिएगा, जो ये न्यूक्लियोइड है वो क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए है ये। तो अक्सर पूछेगा कि बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, तो सर्कुलर नेचर का होता है। इसके अलावा इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा डीएनए भी दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, प्लाज्मिड के भी टाइप होते हैं, है ना। कौन सा प्लाज्मिड पॉजिटिव है, कौन सा प्लाज्मिड नहीं नेगेटिव है, ये सारी चीजें, एचएफआर, ये सब कुछ उसमें हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड के टाइप्स कितने हैं। और आर प्लाज्मिड, है ना, टी प्लाज्मिड, तो ये सब कुछ उसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैंने रेड कलर से ये बना के रखा है, इसको मैंने बोला है कि ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो ये आपके राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दे देंगे। इसके अलावा इसके किसी तरफ या चारों तरफ हो सकता है कोई एक ऐसा फ्लैजेला निकला हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैजेला। तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो ये फ्लैजेला इधर ही बना देते हैं, तो ये फ्लैजेला इधर निकल गया, इधर से हटा देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है पूरा का पूरा क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर सेल एनवेलप दिखाई देंगे, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा और एक्स्ट्रा अपेंडेजेस यानी कि फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा है। पिलाई और फिम्बरी मैं आपको कंफर्म करूंगा कि कैसे वो अटैच होते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर हम बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स को लेकर कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें जो हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बेटा, यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं ये एक्चुअल में 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूलेटेड होगा, यानी कि कैप्सूल वाला, या तो ग्लाइकोकैलिक्स स्लैम लेयर होगा। यानी कि आपको नाम से समझ में आएगा होगा, कैप्सूल का मतलब क्या होगा, काफी थिक होगा, हार्ड होगा, है ना, थिक है और हार्ड है, कैप्सूलेटेड। और ये कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी, चिपकेंगे नहीं है। तो अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स, अगर उसका मॉडिफिकेशन कैप्सूलेटेड है तो वो थिक होगा, हार्ड होगा और नॉन स्टिकी होगा। और यही जो कैप्सूलेटेड वॉल होती है एक्चुअल में बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। तो आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसका ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूलेटेड है वही जाता है तो आपके अंदर डिजीज कॉज कराता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो WBC है उससे फाइट नहीं कर पाता है, तो मार धाड़ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या करता है, आपकी बॉडी के ऊपर हावी होता है और आपको बीमार कर देगा। तो यहाँ पे जो होता है कैप्सूल होने की वजह से वो बिल्कुल क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव हो जाता है। और ऐसे ही बैक्टीरिया को, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैथोजेनिक।
पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज कॉज करा सकते हैं, क्लियर है। स्लाइम लेयर का मतलब बेटा ये होता है जो थिन हो, है ना, पतले हो, इसके अलावा क्या हो, सॉफ्ट हो, नॉन स्टिकी की जगह पे क्या हो जाएगा, स्टिकी, चिपकने वाले, है ना। तो अब यहां पे क्या होता है कि अगर वो स्लाइम लेयर वाला है तब वो नॉन पैथोजेनिक में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई टफ कवरिंग नहीं है, तो हमारा WBC उसके साथ फाइट करके उसको मार धाड़ करके मार डालेगा, क्लियर। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का नेचर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में याद रखना कि इट इज मेड अप ऑफ अननोन पॉलीसेकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ अननोन पॉलीसेकेराइड। अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया लगा नहीं है कि एक्चुअल में किस पॉलीसेकेराइड नेचर से ये मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अननोन पॉलीसेकेराइड। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स देखा, जिसमें दो चीजें समझी, कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम लेयर हो सकता है। कैप्सूल होगा तो ठीक होगा और वो पैथोजेनिक होंगे, और अगर वो स्लाइम लेयर है तो वो थिन होंगे, सॉफ्ट होंगे और वो नॉन पैथोजेनिक होंगे, क्लियर है मेरी बातें। अब दूसरी चीज समझ लो, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में देख लो यहां पे थोड़ा सा। सेल वॉल के बारे में अगर आप बात करो तो जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। किससे बना होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकॉन। और पेप्टिडोग्लाइकॉन को अगर हम लोग ब्रेक करें, अगर इसको मैं तोड़ूं तो दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है क्या, यूनिट ऑफ पेप्टाइड और यूनिट ऑफ शुगर, यानी कि पेप्टाइड्स प्लस शुगर यूनिट। तो शुगर की यूनिट मतलब सैकराइड मतलब शुगर, ग्लाइकॉन का मतलब सैकराइड, तो शुगर की यूनिट मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड कुछ भी हो सकता है, और पेप्टाइड्स का मतलब हो सकता है कि प्रोटीन्स, है ना। तो इन दोनों चीजों से मिलकर के उसका सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। आर्की बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि उसका स्यूडो ग्लाइकॉन से वो बना होता है, तो वो पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता, वो चीजें उसको अलग कर देती हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जो पेप्टिडो शुगर है, पेप्टाइड प्लस शुगर यूनिट मिलकर के, पेप्टाइड का मतलब ये होता है मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड आते हैं वो होता है लाइसिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अमीनो एसिड है उसका नाम है लाइसिन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको याद रखना है लाइसिन, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर मैं उसको लेकर के आता हूं, इधर ही समझा देता हूं, ठीक है। तो याद रखना, मैंने लिखा कि सेल वॉल, है ना, पेप्टिडोग्लाइकॉन और उसके बाद लिखा हुआ है कि दो यूनिट से मिलकर बना होता है, पेप्टाइड प्लस शुगर यूनिट, और अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअल में जब इसको आप क्लासिफाई करोगे पेप्टिडोग्लाइकॉन को, तो इसमें दो चीजें आती हैं बेटा। पहला एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाग, एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाग, NAG, और दूसरा नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाम। तो नाग एंड नाम, जो नाग होता है, नाग जो होता है, इसको अपन लोग बोलेंगे N एसेटिल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामीन, है ना। तो याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या है, N एसेटिल ग्लूकोसामीन, और इसका फुल फॉर्म क्या है, N एसेटिल म्यूरामिक एसिड। तो N एसेटिल म्यूरामिक एसिड और N एसेटिल ग्लूकोसामीन। तो नाग और नाम का क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है सेल वॉल की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये अगर सेल वॉल है, ये अगर सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल में कंपोजिशन कैसे होगा। ये मान लीजिए कि नाग है ना, तो इसके ऐसे अरेंजमेंट नाम का होगा। तो नाग और नाम ऐसे इंटरलॉकिंग वे में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये अरेंजमेंट आपको ऐसे दिखाई देगा, नाग और नाम का। यही इंटरलॉकिंग इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो नाग और नाम का ये इंटरलॉकिंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इसके अलावा भी जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं, दामाता, है ना। ये तीन एसिड आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन तीनों एसिड से कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन तीनों का नाम क्या है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। पहला जो DA लिखा हुआ है, ये DA, इसको DA से याद रखना, डाई एसेटिल पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, डाई एसेटिल पामेटिक एसिड। डाई एसेटिल पामेटिक एसिड जो होता है, ये केवल किसमें मिलता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में।
तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में याद रखिएगा कि डाई पामिटिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा, डाई एसिटिल पामिटिक एसिड। इसके अलावा मां से आपको याद ही होगा म्यूरामिक एसिड, तो यहां पे डाई एसिटिल म्यूरामिक एसिड है ना, ये कंपोजिशन है। ये तो लगभग सभी में मिलता है, आप चाहे निगेटिव की बात करो चाहे पॉजिटिव की बात करो। और तीसरा है टी ए का मतलब हो गया टिकोइक, तो तीसरा नाम मैंने लिखा हुआ है टिकोइक एसिड। बेटा याद रखना टिकोइक एसिड केवल 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 कहां मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में आपको टिकोइक एसिड नहीं मिलेगा। तो तीन नाम मैंने बोला, डाई एसिटिल पामिटिक एसिड जो केवल ग्राम निगेटिव में मिलेगा, दूसरा है म्यूरामिक एसिड और तीसरा है टिकोइक एसिड। ये तीनों भी क्या है, इसमें मिलते हैं इसके सेल वॉल के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे निगेटिव और पॉजिटिव क्या बोल रहे हो आप। निगेटिव दो तरीके के बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा जाता है, एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम, है ना, किलो भर से ज्यादा के थे लेकिन उनका नाम ग्राम था। तो ग्राम साहब ने क्या किया था, बैक्टीरिया को कलर करके होली खेल के उसके साथ और उसको क्लासिफाई कर दिया दो फॉर्म में, एक को बोला ग्राम निगेटिव, एक को बोला ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, इसको यूज करके और उन्होंने पूरे बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा था। अब हम लोग उसी के बारे में अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो वही होगा, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक प्रोसेस में आपसे बात करूंगा कि कैसे उन्होंने किया था। अभी याद रखिएगा ये तीनों नाम और उसके अलावा नाग और नाम, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। बेसिकली हम लोगों ने आज केवल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, दूसरी चीज उसका क्लासिफिकेशन एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक उसके हेयरी अपेंडेजेस के बेसिस पे पढ़ा है। अभी इसमें फ्लैजेला का पूरा डिटेल डायग्राम, क्लासिफिकेशन मतलब ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव का, ये सब कुछ बाकी है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो मैंने आपको बोला था, तो इसको मैं मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, चलते चलते एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मेरे कि क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर नहीं बना होता है। पहला जवाब आपका है म्यूकोपेप्टाइड, दूसरा जवाब है म्यूरिन, है ना, तीसरा जवाब है लिपिड और चौथा जवाब आपका होना चाहिए, चौथा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है पेप्टिडो ग्लाइकॉन। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोजिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मुझे पूरा इंतजार रहेगा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। अगले टर्म पे हम लोग इसके रिप्रोडक्शन तक की बातें करेंगे बैक्टीरिया में, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वगैरह सब कुछ। उसी के साथ हो सकता है कि हम लोग साइनोबैक्टीरिया को भी स्टार्ट कर दें। तो तब तक खुश रहिए, एंजॉय करिए और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। थैंक यू सो मच।